जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम अनुवाद है, हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हिंदी वाले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। उसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमने चारों भाग अपलोड कर दिए हैं वीडियो पर। वहां से जाकर के आप प्रेजेंट के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा हमने पास्ट इंडेफिनिट भी अपलोड कर दिया है, उसको भी आप जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं। वहां से आपको विधिवत समझ में आ जाएगा कि किसी भी प्रेजेंट वाले भाग या पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस का हम किस तरह से अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। विद्यार्थियों, आज हमारा पास्ट का दूसरा पार्ट होगा जिसे हम पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। हम आज पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में अध्ययन करेंगे कि यदि कोई वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसका किस तरह से अनुवाद किया जाता है और उसको हम किस तरह से पहचानते हैं। तो विद्यार्थियों, पहचानने का तरीका है, हमने यहाँ पहचान लिख दिया है कि जब कभी भी कोई वाक्य आपको हिंदी वाला दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए भैया इसका आप अनुवाद कर दीजिए, तो अनुवाद करने के लिए आपको सबसे पहले पहचानना पड़ता है। पहचानने के लिए कि किस प्रकार का वह टेंस है, तो टेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप वाक्य के अंत में चले जाएं और वहां वाक्य के अंत में यदि रहा था या रही थी या रहे थे जैसे शब्द आपको मिल गए तो आप फटाक से ये समझ लीजिए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमको सहायक क्रिया भी आनी चाहिए और वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया वाज है वो किस कर्ता के साथ में यूज होती है, तो विद्यार्थी आपको समझ में आना चाहिए कि यदि कर्ता किसी वाक्य में ही के रूप में आया है यानी ही, सी, इट, आई या फिर एक वचन का कर्ता आया हो तो ऐसे वाक्यों में आप हमेशा सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे, वहां पे सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। और यदि कर्ता यू, वी, दे तथा बहुवचन आया है तो वहां पे सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने आप समझ में आ जाता है। विद्यार्थियों, आपको समझ में आना चाहिए कि हम आज जो क्लास ले रहे हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस का ले रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम लोग पहचान लिया कि कोई भी वाक्य पहचानने का तरीका है कि वाक्य के अंत में जाएंगे और वाक्य के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द लिखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि वह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अलावा विद्यार्थियों, आपकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है, क्योंकि बगैर सहायक क्रिया का यूज किए हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सहायक क्रिया पता होनी चाहिए, वो सहायक क्रिया होती है वाज और वेयर। इसके अलावा हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि सहायक क्रिया है तो किस कर्ता के साथ में हम कौन सी सहायक क्रिया यूज करें, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर दो सहायक क्रिया है, एक तो वाज है एक तो वेयर है, इसीलिए हमने उसको एकदम से क्लियर कर दिया है। यदि कर्ता ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या तो फिर आई आ जाए। इसके अलावा एक वचन का कर्ता अगर आ रहा है तो उसमें आप समझेंगे कि वहां पे हम वाज का प्रयोग करें। यदि कर्ता यू, बी, दे या फिर बहुवचन का आ रहा है तो वहां पर आप सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करें। एक वचन का मतलब है विद्यार्थियों कि जहां पे किसी एक नाउन या प्रोनाउन की बात हो यानी किसी एक व्यक्ति की बात हो या वस्तु की बात हो तो वहां पर हम एक वचन मानेंगे। यदि विद्यार्थियों एक से ज्यादा लोग हो रहे हैं तो वहां पर हम इसको बहुवचन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हमने हर टेंस में 4 सेंटेंस पढ़े हैं कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पहला सेंटेंस पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए विद्यार्थियों आपकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि किसी भी हिंदी वाले वाक्य का अगर अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हमें जो शब्द दिए होते हैं उन शब्दों को लिखने का एक क्रम होता है कि जैसे ही हम हिंदी वाले वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे तो उसमें हमें एक क्रम ध्यान देना पड़ता है कि किस शब्द का मतलब विद्यार्थियों कि उसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन, बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब उन सभी को हम किस क्रम में लिखें, किसके बाद कौन सा शब्द लिखें जिससे कि हमारा वाक्य गलत ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला दे रखा है कि सबसे पहले आप कर्ता लिखिए, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया। जैसा कि पास्ट कंटिन्यूअस का नियम है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, फिर इसके बाद कर्म लिखे, स्थान लिखे और समय लिखे। जैसे मैं एक वाक्य ले रहा हूं विद्यार्थियों, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं भैया कि मैं कमरे में पढ़
रहा था। तो विद्यार्थियों आप गौर करें, यहाँ पर वाक्य के अंत में यहाँ पे रहा था आ गया है। तो रहा था आने का मतलब है कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम अनुवाद करने चल रहे हैं। तो अनुवाद करने के लिए विद्यार्थियों हम ये सोचें कि कौन से शब्द से हम वाक्य को प्रारंभ करें। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है विद्यार्थियों कर्ता। कर्ता का मतलब होता है कि मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि किसी भी वाक्य में कर्ता उसे कहते हैं जो वाक्य में कार्य कर रहा हो। जैसे यहाँ कार्य हो रहा है पढ़ने वाला, अगर ये पढ़ने वाला कार्य हो रहा है तो इस कार्य को कौन कर रहा है? तो यहाँ जवाब मिलता है कि मैं कर रहा हूं। तो मैं का मतलब फिर ये तो कर्ता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ मैं की अंग्रेजी, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद किसका नंबर आता है? सहायक क्रिया का। सहायक क्रिया देखें, हमने यहाँ लिख रखा कि यदि बी, सी, इट या आई होगा तो उसके साथ में आप वाज लगाइएगा। तो यहाँ पर आप फिर वाज लगा दीजिए, सहायक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया के बाद फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया विद्यार्थियों उसे कहते हैं जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर कर्ता आई है और आई ने काम जो किया है वो पढ़ने वाला किया। पढ़ने का मतलब पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है। हम इसका फर्स्ट फॉर्म रीड लिख लेंगे। मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, तो उसमें आईएनजी लगा दीजिए। यहाँ पे आईएनजी लग जाता है। इस आईएनजी को जीर्ण बोलते हैं विद्यार्थियों। इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए कि हमारा रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद कर्म, तो कर्म का मतलब वो क्या पढ़ रहा है, इसमें कर्म दिया ही नहीं गया है, इसीलिए जो चीज ना दी गई है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें कर्म नहीं दिया गया है तो हम कर्म नहीं लिखेंगे। बशर्ते स्थान दिया गया है, स्थान का कमरे में, तो में क्या है विद्यार्थी? ये प्रीपोजिशन है, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद कमरे की अंग्रेजी रूम होती है, स्थान हम जिसे मान रहे हैं उसको लिख लेंगे। उसके बाद समय इसमें नहीं दिया गया है, समय नहीं लिखेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों ये हमारा सेंटेंस पूरा होता है कि किस तरह से हम किसी भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस हमें पहचानना आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें नहीं ना हो। सिंपल सेंटेंस ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें नहीं ना हो। तो देखें विद्यार्थियों, इसमें नहीं था, इसे नहीं ना होने के कारण से हम सिंपल कहेंगे, इसीलिए इसको हम सिंपल के रूप में अनुवाद कर देते हैं। विद्यार्थियों इसी क्रम में एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि मोहन मैदान में हॉकी खेल रहा था। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि यहाँ पर मैंने लिखा मोहन मैदान में हॉकी खेल रहा था। तो रहा था से आपने समझ लिया कि भैया ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका सेंटेंस सिंपल है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द ना होने के कारण से हम सिंपल कहेंगे। और यदि ये सिंपल है तो सिंपल वाले वाक्यों में जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हमें कर्ता लिखना पड़ता है। कर्ता कौन है? इसमें मोहन है, क्योंकि खेलने वाला काम मोहन कर रहे हैं। तो हम यहाँ मोहन को लिख लेंगे, मोहन। अब उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, मोहन एक वचन है और एक वचन के साथ में हमने लिख रखा है सहायक क्रिया वाज यूज करें। यहाँ पर आप वाज यूज कर दीजिए, मोहन वाज हो जाएगा। अब सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया। मोहन कौन सा काम कर रहे हैं? खेलने वाला काम कर रहे हैं। खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है, और उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, तो यहाँ आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद कर्म की बात आती है, तो कर्म क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल। विद्यार्थी इस वाले वाक्य में कर्म भी दिया गया, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे द हॉकी। हॉकी लिखने के बाद, कर्म लिखने के बाद विद्यार्थियों फिर किसका नंबर आता है? स्थान का नंबर आता है। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। में की अंग्रेजी होती है इन द फील्ड। विद्यार्थियों इस तरह से आपने देखा कि कोई वाक्य जो सिंपल में होगा उसका किस तरह से अनुवाद करते हैं। विद्यार्थियों एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे। तो यहाँ पर आपने विद्यार्थियों देखा कि यहाँ पर भी रहे थे आ गया। तो जब रहे थे आ गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का नहीं यूज किया गया है, इसीलिए हम इसको यहाँ तुम से लिखेंगे। क्योंकि कर्ता यहाँ पे तुम है, तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यू लिख देंगे। लेकिन विद्यार्थियों आप देखें, यू के साथ में हम कौन सी सहायक क्रिया यूज करेंगे? बेयर यूज करेंगे। यानी विद्यार्थियों यदि यू आ जाए कर्ता की जगह पे, या बी आ जाए, या दे आ जाए, या फिर बहुवचन आ जाए,
तो आप वेयर यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग वेयर यूज करेंगे, यू वेयर। अब उसके बाद सहायक क्रिया हमने लिख दिया। फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? जाना। अब जाने की अंग्रेजी में आईएनजी लगा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो गो है ही है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। उसके बाद कर्म, कर्म इसमें नहीं दिया गया। स्थान कहाँ जा रहे हैं? टू मार्केट, टू द मार्केट, यहाँ पे हम मार्केट लगा दें। इस तरह से विद्यार्थी आपने देखा कि किसी भी सिंपल वाले वाक्य का किस तरह से अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये सिंपल वाला वाक्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम आपको नेगेटिव वाला सेंटेंस के बारे में बताएंगे। विद्यार्थियों, अब आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, किस तरह से नेगेटिव वाले वाक्य को किया जाता है। तो जैसे कि विद्यार्थियों आपने पहचान लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी होता है। उसी तरह से आप ये पहचाने कि नेगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में नहीं शब्द आया होता है। नहीं ना आया होगा तो वो सिंपल होगा, जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने भैया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें नहीं शब्द आया होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक वाक्य कि राम बाजार नहीं जा रहा था। तो विद्यार्थियों, राम बाजार नहीं जा रहा था में नहीं आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। रहा था आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका अनुवाद करने के लिए हमने देखा विद्यार्थियों, यहाँ पर वही फॉर्मूला लिख रखा है कि करता है, करता के बाद सहायक क्रिया। लेकिन विद्यार्थियों, अब नहीं आने के कारण इसमें एक वाक्य शब्द और बढ़ जाता है, नॉट का भी प्रयोग करेंगे। बाकी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। कर्म होगा, स्थान होगा, समय होगा, जो जिस क्रम में है वही है। फर्क इतना ही आया है कि इसमें नॉट का प्रयोग और कर देते हैं। जैसे मैं इसका अनुवाद करूं, यहां लिख लूंगा भैया राम, और फिर लगाएंगे वाज। क्यों वाज लगाएंगे? क्योंकि राम के वचन है और एक वचन साथ में वाज लगता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे राम वाज। अब फिर सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ नॉट लिख दीजिए। फिर मुख्य क्रिया क्या? जाना। जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो में गो, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, यहाँ पे लगा देंगे आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद कर्म है, तो कर्म क्या भैया? कर्म है ही नहीं इसमें, जब नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद किसका नंबर आता है? स्थान का। स्थान क्या है? बाजार। तो यहाँ पर लिख लेंगे भैया टू द मार्केट। टू द मार्केट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि आगे स्थान के बाद फिर समय इसमें नहीं है। तो जो चीज विद्यार्थियों होता है उसी को लिखा जाता है, लेकिन क्रम ध्यान देना पड़ता है कि किस क्रम में लिखे। इसीलिए हमने फार्मूला आपके लिए लिख दिया कि सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद फिर नॉट लिखेंगे, मुख्य क्रिया, फिर कर्म, स्थान, समय। इस बात को ध्यान में देते हुए विद्यार्थियों एक वाक्य और देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मैं कमरे में किताब नहीं पढ़ रहा था। तो विद्यार्थियों, मैं कमरे में किताब नहीं पढ़ रहा था, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रहा था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं आ गया तो नेगेटिव है। इसलिए यहाँ पर हम इसका वाक्य अनुवाद करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आई लिखेंगे, आई के हिसाब से करता हो गया। फिर सहायक क्रिया आई के साथ में देखें विद्यार्थियों वाज लगता है, हम यहाँ वाज लगा देंगे, आई वाज हो जाएगा। फिर नॉट लगा देंगे, नॉट लिख दीजिए, नॉट हो जाएगा। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना तो अंग्रेजी क्या आती है? रीड, इसमें लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए? कर्म। क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग द बुक, कर्म हो जाएगा। उसके बाद कहां पढ़ रहे हैं? कमरे में पढ़ रहे हैं, में का अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन द रूम। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद भी कर लेते हैं। विद्यार्थियों एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मैं लिख दूं कि वह मैदान में गीत नहीं गा रहे थे। तो रहे थे से जानिए कि पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले करेंगे, यहां पर दे लिखेंगे। अब विद्यार्थियों उसके बाद सहायक क्रिया, और दे के साथ में वेयर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वेयर का प्रयोग कर लेंगे, दे वेयर। अब उसके बाद नॉट लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिख लेंगे कि नहीं आया हुआ है। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? गाना। गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा सिंगिंग। अब क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं, इसका मतलब कर्म दिया गया, सिंगिंग द
सॉन्ग, ये हमारा कर्म हो गया। कहाँ गा रहे हैं? मैदान में गा रहे हैं। में की अंग्रेजी यहाँ पर इन हो जाएगा, इन द सॉन्ग। इस तरह से विद्यार्थियों ये हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस पास्ट कंटिन्यूअस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर पढ़ना चाहें हम, तो हमें एक बात जाननी चाहिए कि विद्यार्थियों कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप का और एक होता है सेकंड टाइप का, जिसमें हम पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप के लिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप का अनुवाद करने से पहले हमें फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव पहचानना आना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप ऐसे वाक्यों को कहते हैं जो कि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इनसे अगर वाक्य चालू हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। जैसे हम यहाँ पर एक वाक्य लिख रहे हैं, क्या तुम मैदान में हॉकी खेल रहे थे। तो विद्यार्थियों इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, हम उससे भी जान लेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप का है, यहां से जानेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कहा जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं अगर प्रारंभ में होंगे तो वो तो फर्स्ट टाइप का होगा। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द बीच में चाहे कहीं चला जाएगा तो फिर इसे हम सेकेंड टाइप का मानेंगे। तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव वाले वाक्य का अगर अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहें, हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है कि सबसे पहले आप सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया विद्यार्थियों कर्ता के हिसाब से लगता है। कर्ता यहाँ तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होती है और यू के साथ में वेयर लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? वेयर लगा देंगे, वेयर। अब इसके बाद कर्ता के सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता यहाँ पर तुम है तो तुम की अंग्रेजी यहाँ लिख लिया यू। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, और उसमें लगा दीजिए आईएनजी, प्लेइंग हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? कर्म, का खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं, ये हमारा कर्म हो जाएगा, प्लेइंग द हॉकी। अब हॉकी कर्म हो गया, तो कर्म के बाद फिर चाहिए स्थान, स्थान क्या है? मैदान में, में की अंग्रेजी यहाँ इन लिख लेंगे और द फील्ड यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। एक वाक्य और देखें विद्यार्थियों, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि क्या राधा कमरे में किताब पढ़ रही थी। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखें रही थी आ गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या प्रारंभ में आ गया, तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। तो इसका अनुवाद नहीं करेंगे क्या था, क्योंकि उस समय छोड़ दिया जाता है, तो कहां चालू करेंगे? सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया राधा है, तो राधा के आधार पर विद्यार्थियों आपको सहायक क्रिया वाज, क्योंकि राधा एक वचन है। फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, हम राधा को लिख लेंगे, यहाँ पे राधा लिखेंगे। फिर उसके बाद नाट का प्रयोग नहीं है तो ना करें। फिर मुख्य क्रिया आ जाता है। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या? पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है और इसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। फिर कर्म, क्या है भैया? क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग द बुक, ये हमारा कर्म हो जाएगा। उसके बाद कर्म के बाद स्थान, स्थान क्या है? कमरे में, इन द रूम। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा, यदि कोई पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हो और वो फर्स्ट टाइप में हो तो उसका अनुवाद किस तरह से किया जाता है। विद्यार्थियों इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव बताएं। आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव किस तरह से अनुवाद किया जाता है। जैसे आपने फर्स्ट टाइप का देख लिया, उसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव वाला वाक्य होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, और जो प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है उसका अनुवाद हम नहीं करते, यानी प्रश्नवाचक शब्द को छोड़ करके फिर हम उसका अनुवाद करने के लिए सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, कर्म, स्थान, समय, ये हमारा होता है। सेम उसी तरह से हम अगर सेकंड टाइप का इंटरप्रेटिव पढ़ना चाहें तो सेकंड टाइप में अब हमको प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिलेगा और फिर उसका हम अनुवाद करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द से करेंगे। पहले आप देखें कि सेकंड टाइप का इंटरप्रेटिव होता कैसे है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि वह मैदान में हॉकी क्यों खेल रहा था, ये है विद्यार्थियों।
वह मैदान में हॉकी क्यों खेल रहा था। तो क्यों देखें, अब की प्रश्नार्थक शब्द जो है वो बीच में आ गया है, और बीच में आ गया तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले जब इसका अनुवाद करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द से चालू करेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर विद्यार्थियों देखें हमारे पास क्यों है, और क्योंकि अंग्रेजी व्हाई होती है, इसको क्यों यानी अंग्रेजी को व्हाई को हम प्रारंभ में लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द हो गया। प्रश्नवाचक शब्द के बाद विद्यार्थियों हमेशा सहायक क्रिया लिखी जाती है। सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के हिसाब से लगती है, और कर्ता यहाँ पे कौन सा है, कर्ता यहाँ पे है भैया वाह। वाह के साथ मतलब ही होता है, और ही का मतलब हो जाएगा वाज, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे व्हाई वाज। अब उसके बाद सहायक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता यहाँ पे हमने ही मान रखा इसलिए व्हाई वाज ही कर लेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या है, प्ले, तो यहाँ पर प्ले लगा देंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा प्लेइंग, व्हाई वाज ही प्लेइंग। अब विद्यार्थियों ये तो मुख्य क्रिया हो गई। मुख्य क्रिया के बाद कर्म चाहिए, तो कर्म क्या है, क्या खेल रहे हैं वो, हॉकी खेल रहे हैं, ये हमारा कर्म हो जाएगा, प्लेइंग द हॉकी। हॉकी लिखने के बाद अब कर्म हो गया, कर्म के बाद स्थान, स्थान में देखें में लगा हुआ है, इसका मतलब पहले आ जाएगा, और मैदान मतलब फील्ड ये बाद में चला जाएगा। इस तरह से विद्यार्थी हमने देखा कि कैसे किसी भी वाक्य जो कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है उसका अनुवाद करते हैं। विद्यार्थी एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि तुम विद्यालय क्यों जा रहे थे, तो तुम विद्यालय क्यों जा रहे थे, तो क्यों मतलब बीच में आ गया है, तो इसको अनुवाद हम यहां करेंगे व्हाई। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, तुम के आधार पे यू सहायक क्रिया के आधार पे हम बेयर लगा देंगे, यहाँ पर बेयर लगाइए, यू बेयर क्योंकि सहायक क्रिया का नंबर है। फिर उसके बाद कर्ता, कर्ता कौन है, तुम, तो यहाँ पर तुम लगा दीजिए यू। अब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होती है गो, और उसमें लगा दीजिए आईएनजी, हो जाएगा गोइंग। अब उसके बाद कर्म चाहिए, कौन सा कर्म है भैया, है ये नहीं है, तो कर्म नहीं है तो उसको छोड़ दे। स्थान की बारी, स्थान क्या है, विद्यालय, क्या आ जाएगा टू स्कूल, टू स्कूल। इस तरह से आप देखेंगे, बाकी और जो कुछ नहीं है उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि पास्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों का किस तरह से अनुवाद करते हैं, या पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान आपने देखा, उसकी सहायक क्रिया देखा, फिर पास्ट कंटीन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं पर सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उनको हम किस तरह से अनुवाद करते हैं और किस तरह से उनको सही क्रम में व्यवस्थित करके हम एक सही अनुवाद कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।